रहने वाले महलों की। रानी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने हमें अपने जॉब के बारे में अगर हमें पता होता तो हम कभी यहाँ छुट्टी मनाने ना आते। इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम्हें मेरी नौकरी के बारे में पता चलेगा तो तुम यहाँ आने से इनकार कर दोगी। और मैं ये भी जानता था कि तुम इस प्रोग्राम को लेकर कितनी खुश थी। मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं छीनना चाहता था। और देखो, मैं तुम्हें पहले कभी कहीं बाहर कहाँ लेकर गया हूँ और ना ही तुम्हें कोई खास खुशी दी है। रानी प्लीज़ प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ। कैसे भूल जाए हम राज? उन्हीं चीजों ने आपको इतना कुछ कह दिया और आप चुप रहे। हमें कोई कुछ भी कहे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते राज। हम जीजू से कभी बात नहीं करेंगे। नहीं रानी, ऐसा नहीं कहते। नहीं राज, आप हमें कुछ भी कहें, लेकिन पुनी चीजों ने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं है। रानी, राज, हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी चीज से नहीं घबराते हैं। हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि आपको अपमान करने वाले को हम माफ कर दें। नहीं है इतना बड़ा दिल। अरे क्यों? What the hell? अरे मैं क्यों बोलूं सॉरी? पुनीत, why do you behave like this? जो रिश्ता जुड़ चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना? Really? ऐसा तुम कह रही हो? मतलब तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया? That's news to me. मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, of course, वो तो है ही ना, क्योंकि वो तुम्हारी बहन जो है। ठीक है, वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ो या तोड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं। Really, there's no issue to me. लेकिन प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। नहीं प्लीज, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। और उस रानी को हो क्या गया राज के साथ रह के? उसे बड़े छोटे की तमीज नहीं है? इतने लोगों के सामने उसने मुझे 4 बातें सुना दी। राज गोयल, अबे ये राज गोयल चीज क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे ऑफिस के किसी मामूली एम्प्लॉय की बीवी के साथ छुट्टी पे जा सकोगी? अरे छुट्टी पे तो छोड़ो, तुम उसके साथ 4 घंटे नहीं बिता सकती। और मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं उस मिडिल क्लास आदमी के साथ उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहूं? क्यों? नो, नेवर। I can't stand this middle class mentality. And I can't stand your high-headed attitude, पुनीत बाबू। आप एक बात भूल रहे हैं कि जिस राज को आप मिडिल क्लास कह रहे हैं वो हमारे बराबर का ही है। वो पापा का दामाद है। घर से निकले थे तो ये सोचा था कि सारा परिवार इकट्ठा होगा तो हम सबको और करीब आने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने तो पुनीत बाबू के जीजू, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है, इसीलिए ना मुझे कोई पछतावा है ना ही कोई शर्मिंदगी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता रखना आता है। That's all. पुनीत बाबू, मुझे आपकी फिलॉसफी समझ ही नहीं आती। आपको राज के फिनेंशियल स्टेटस से क्या लेना देना है?
ना आप उसे कुछ देते हैं ना वो आपसे कुछ लेता है। अगर देखना ही है तो आप राज के अच्छे स्वभाव को देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए। कम से कम ये देख के तो खुश हो जाइए पुनीत बाबू की रानी राज के साथ कितनी खुश है। लगता है आप तो कोई बात समझना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा पुनीत बाबू, आप चाहे सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि अगर पापा ने राज को रानी के लायक समझा है तो वो लायक है ही। और ये बात आप आज नहीं तो कल जरूर मानेंगे। पुनीत बाबू, पंडित जी मिला? अगले महीने 26 तारीख का बहुत अच्छा मुहूर्त है। 26 तारीख अगले महीने का? अरे बाप रे, 26 तारीख तो बहुत जल्दी हो जाएगा पंडित जी। देखिए उसके बाद 7 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अरे बाप रे, 7 महीना तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, अगले महीने की 26 तारीख ही ठीक है। ये तो यही तारीख है ना? हाँ जी ठीक है। दक्षिणा? हाँ। ये 26 तारीख तय रहा। हाँ जी। आयुष्मान नमस्ते। 26 तारीख। 20 तारीख। अरे लेकिन 26 तारीख तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 महीने में हम तैयारी कैसे करेंगे? ईश्वर है। सुन, हाँ तू एक काम कर, ऑफिस में पैसों के लिए अभी से कह दे, और राज जैसे ही वापस आएगा मैं उसे कह दूंगी कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर ले। क्यों जी? नहीं, तो राज से मत कहना। क्यों? क्यों? रात से बात क्यों नहीं की जाए? देखिए पापा, मैंने इस बार पहले ही साफ साफ कह दिया था कि सलोनी का शादी का खर्चा मैं अकेले नहीं उठाने वाला। राज और मैं ये खर्चा आधा आधा बांटेंगे। नहीं, तो बिल्कुल वाजिब कह रहा है, लेकिन बेटा इस वक्त राज को मतलब नहीं। पापा साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दरअसल राज की नौकरी चली गई है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और उसने हमें बताया नहीं? दरअसल उसने मुझे भी नहीं बताया। वो सबको परेशान नहीं करना चाहता था। वो नौकरी की तलाश में है, नौकरी मिल जाएगी उसे। जब वो शेखर से नई नौकरी के बारे में बात कर रहा था तब तो मैंने सुन लिया, तब जाके मुझे पता चला। मुझे भी नहीं बताया। मनोज देख बेटा, राज को नई नौकरी मिलेगी तो तुरंत जाके वो वहां लोन के लिए तो नहीं कह सकता ना। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मनोज बेटा, शादी का सारा खर्चा तुझे ही उठाना है? हाँ, क्यों नहीं? इस घर में बेवकूफ गधा मैं ही हूं ना, ढूंढे तो सबका बोझ। मनोज सुन मेरी बात बेटा, तू चिढ़ क्यों रहा है? अपना राज पढ़ा लिखा है, होनहार है, मेहनती है, और फिर क्या जी उसने क्या किया है? वो MBA। हाँ, फिर तो उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। दूसरी तो फिक्र क्यों कर रहा है? प्लीज रहने दीजिए, मत दीजिए मुझे ऐसी तसल्लियां, प्लीज मत दीजिए। जब मधु की शादी हुई थी तब भी ये हुआ था कि राज अभी भी MBA कर चुका है, नौकरी की तलाश में है। और आज जब सलोनी की शादी है तो भाई साहब MBA कर चुके हैं, लेकिन आज भी नौकरी तलाश कर रहे हैं। वो ये शादी का खर्चा मुझे ही उठाना है। देख मनोज, तुझे इसलिए उठाना है खर्चा क्योंकि तू घर का बड़ा बेटा। हाँ, बड़ा हूं मैं, बड़ा हूं मैं। अरे मगर इसलिए हर बात की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए ना। जिंदगी भर हर बात के लिए मुझे ही पिसना है, हर बात के लिए मुझे अपना मन मारना है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा जो हूं, है ना? अरे हमारे अपने कोई अरमा तो है ही नहीं ना।
सपने देखने का हक तो हमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा जो हूं। जिंदगी भर कोलू की बैल की तरह मुझे ही पिसना है। पिसूंगा, मैं पिसूंगा। 100 बार राज को समझाया कि काम पर ध्यान दे, लेकिन नहीं। आपका राज जो है ना, बेचारा पत्नी व्रता पति जो है, लगा रहा उसकी खिदमत में। देख ले उसके नाम क्या मिला उसे। चलो अब तो अच्छा ही है, नौकरी ही नहीं रही ना, दिन भर घर में बैठा रहेगा, उसके नखरे उठाए, सेवा करे रानी साहिबा की वो। वैसे बता रहे आप अपना खून क्यों जला रहे हो? जिसकी नौकरी गई है वो तो ऐश कर रहा है, घूम रहा है। आरती, वो बोल रहा है ना, तू चुप रह, बीच में मत। क्यों नहीं बोले मेरी बीवी? वो क्यों चुप रहे? सही कह रही है वो, मरने खपने के लिए मैं जो हूं ना। अरे पर तू चिल्ला क्यों? अरे क्या हो गया इन लोगों को? हाँ, अब क्या हम दोनों इंतजाम करेंगे शादी का बाहर निकल के घर के? बैठे बिठाए और एक पहाड़ टूट गया सिर पर। वैसे बता रहे इस बार मैं आपको कोई भी बोझ अकेले उठाने नहीं दूंगी। हाँ, अरे इस घर की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं है? देख चुकी हूँ मैं आपको। राज की शादी के वक्त 5 लाख का जो कर्जा लिया था आपने, उसके वजह से आपकी नींद कैसे बर्बाद हुई थी। आप करवट लेते थे तो मेरा दिल डोलता था। बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया और बहुत सहन कर लिया, अब मुझसे नहीं होता। ना ही मैं आपको चिंता में देखना चाहती हूँ और ना ही आपको ऐसे चिंता में देख कर अपना खून जलाना चाहती हूँ। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। सलोनी की शादी है, चाहकर भी मैं मुंह तो नहीं फेर सकता ना। हमेशा राज की वजह से मुसीबत मेरे सिर पर आती है। अरे क्या हमें अपना परिवार शुरू नहीं करना? हाँ, क्या हमें अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना? यही सोचते सोचते ये जो हमारे बाल दिख रहे हैं सफेद हो जाएंगे। अरे बस हो गया, अब मैं आपको ना किसी और झंझटों में फंसने ही नहीं दूंगी। हे प्रभु, कोलू के बेल बनने के लिए इस दुनिया में क्या सिर्फ हम ही दोनों रह गए हैं? अब बोलिए ना। ये है तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। स्माइल, अरे स्माइल करो। कंग्रेचुलेशंस, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। क्या हुआ सलोनी, कोई प्रॉब्लम है? तुम इतनी चुप सी हो। नितिन, राज भैया की नौकरी चली गई है। ओह, देखो ना, अब जब इतने दिनों बाद रानी भाभी की खुशियों का समय आया है तो एक नई मुसीबत आ गई। सलोनी, ये वक्त नेगेटिव होकर सोचने का नहीं है। देखना राज भैया को जल्द ही बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कम ऑन, स्माइल। माँ, अरे जीती रहे बेटा, आ गए तुम लोग। बताओ, तुम लोगों की पिकनिक कैसी थी? खूब मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। दोनों अगर इकट्ठा बोल रहे हो तो इसका मतलब है मजा जरूर आया होगा। और हाँ, ये कौन है भाई? माँ, ये रोहन है, शीतल जीजी का बेटा।
कुछ दिन के लिए जीजी पापा के घर चली गई थी तो हम रोहन को यहाँ ले आए। एक दो दिन ये हमारे साथ ही रहेगा। बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे आपको बताऊं रोहन जी, मैं आपके नानी की जितनी हूँ। अरे नानी के पाँव नहीं छूओगे? जीते रहो। जाओ आगे महारानी जी। ये कौन है? बहुत प्यारा है ये तो। अरे आगे तुम लोग, अरे घूमने ही गए थे ना, तो 2-3 दिन और ऐश कर लेते। यहाँ का क्या है? यहाँ काम करने के लिए मैं हूँ ना। और राज का क्या है? आजकल वैसे भी बेकार है, तो यहाँ आराम करे या वहाँ, बात तो एक ही है। आरती, तेरी बड़बड़ अगर खत्म हो गई हो तो जा अंदर जाकर खाने की तैयारी कर। मम्मी जी वैसे बता रहे हैं, शादा बोल रही है। जब से शादी करके आई हूँ यही तो काम कर रही हूँ। हाँ 10 मिनट इधर उधर क्या चली जाऊँ तो 10 बातें सुननी पड़ती है कि हाँ आरती तो कुछ काम ही नहीं करती, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं लगता। और जो निठल्ले लोग रहते हैं वो तो ऐश करते रहते हैं। कितनी बकवास करती है तू, हाँ? Yeah, this is Raj Goel speaking. Yes, sir. Fine. Yes, sir. किसका फोन था बेटा? माँ, इंटरव्यू के लिए फोन था, कल जाना है। इंटरव्यू के लिए? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और अगर तुझे इंटरव्यू के लिए फोन आया है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी। और फिर मैं देखती हूँ कुछ लोगों की जबान जो कैंची की तरह कतर कतर चलने लगी है ना, वो कैसे चलती है। चल रानी बेटा अंदर चलो। जी। चलो चली तो सही। चला जाओ अंदर। एक्सीलेंट रिकॉर्ड मिस्टर गोयल, हमें आप जैसे आदमी की तलाश थी। यू नो व्हाट, हम आपको 30,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आपको अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू पता चल जाएंगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ? वेल आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं काम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। वेल डन मिस्टर सहानी, वेल डन। राज कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस कंपनी ने उसे 30,000 की नौकरी पर रखा है उसका एक पार्टनर है, मैं भी हूं। दैट्स राइट। रानी ने कैसे सबके सामने कहा था कि हमें आपकी दी हुई नौकरी नहीं चाहिए। वेल वेल वेल, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अरे धुले हुए कपड़े हैं, इनके ऊपर से क्यों वो ट्रक चला रहा है? अरे मेरे कार के बीच में आ रहे हैं ना कपड़े, बाई को बोला ना साइड में रखे। हैं? बाई? कौन सी बाई? कौन सी बाई दिखी तुम्हें? एक ही बाई है इस घर में, आरती बाई। चलेगी बिना पगार वाली? अरे बाबा तुम्हारे घर जैसा नहीं है यहाँ सब। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही बेटा? अरे धुले हुए कपड़ों के ऊपर से ये खिलौना चला रहा है। तू भी ना कमाल करती है। अरे छोटा बच्चा है और वैसे भी खिलौने वाली गाड़ी उसने चलाई है कपड़ों पर से। कौन सा सचमुच का कीचड़ वाला ट्रक चला दिया कपड़ों पर? तू भी कमाल करती है। अरे बेटा हाँ बुद्धूरा, धुले हुए कपड़ों के ऊपर से क्यों चला रहा है?
मेरे ऊपर से गाड़ी चला, मम्मी जी के ऊपर से गाड़ी चला। ये आपके लिए। अरे वाह, इतनी अच्छी कार। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? अरे जीता रहा बेटा, मुझे पता था कि तुझे नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी मेरी बहू की किस्मत रंग लाई है। और हाँ बेटा, तू एक काम कर, अपने पापा को जाके खुशी की खबर सुना दे, बहुत खुश होंगे वो। ठीक है? चल आरती, चल जल्दी चल, चल बेटा। साढ़े 300 माटी मिले। बहुत बुरे पत्ते बांट रही है। ठीक। अभी पत्ते तो अच्छे नहीं आ रहे, चाय तो पिला दीजिए। अरे चाय तो मैं लाऊंगी, लेकिन मैं तो मधु का इंतजार कर रही हूँ। चाय के साथ पैटिस भी आ जाएंगे। देखिए मधु अगर नहीं आई ना और 5 मिनट में, तो फिर पैटिस हो ही जाए। ठीक है, वैसे मैं जीत रही हूँ। हेलो। अरे दीदी आ गई। लो आ गई। ये साथ में कौन आया है? मेरा चिन्मयी है, वैसे आप मुझे चीनू भी बोल सकती हैं। अच्छा। कहाँ रह गई थी तू? और ये कौन है? इनसे तो मिला छोटे मियां से? मम्मी अब तक मुझे लेने नहीं आई, तो टीचर आंटी मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। रोहन, चॉकलेट दो ना चीनू को। आओ जा रे, कितना बोलता है ये। अरे माँ, इसको स्कूल में देखना कितनी पटर पटर करता है। आरती ले आ जल्दी। आ जाओ आ जाओ। ओ भैया, फाइनली चाय। फाइनली। चलो भाई, चाय वाय हो गई है, अब हम चलेंगे। पता नहीं अमित, अभी तक चिन्मय के पेरेंट्स क्यों नहीं आए? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। जी हाँ जी जी जी, मैं बस पहुंच रही हूँ, अभी पहुंच रही हूँ। चिन्नू आओ, मैं अभी आती थोड़ी देर में। अरे अरे हाय। हाय। आ गई? हाँ। यार बीवी, एक काम करते हैं, आज रात को ना बाहर चलते हैं। इसे साथ ले आई वापस? हाँ अमित, देखो ना, किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है। क्यों, क्या हुआ? कुछ देर पहले तक इसकी भी अपनी एक दुनिया थी, कितना खुश था ये अपनी दुनिया में, लेकिन इसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? बॉडीज अभी पुलिस कस्टडी में है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और शायद तब तक कोई रिश्तेदार भी आ जाए। मधु, ये तो बहुत छोटा है अभी। हाँ। तुमने देखा था ना अमित, कितनी प्यारी बातें करता था, लेकिन जब से अपने मम्मी पापा को उस हाल में देखा है, एकदम चुप सा हो गया है, बस रो ही जा रहा है। रात को अकेला कहाँ रहता, इसलिए मैं अपने साथ घर ले आई। तुमने ठीक किया मधु, अकेला कहाँ रहता, और सुबह तक इसके कोई ना कोई रिश्तेदार भी आ ही जाएंगे। मधु, भगवान की मर्जी के आगे हम तो बेबस ही हैं ना।
करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। रोहन बेटा, आप तो सलोनी दीदी के यहाँ सोने वाले थे ना? नहीं, अभी मुझे मासी के पास सोना है। मुझे नीचे नींद नहीं आ रही है। नीचे नींद नहीं आ रही है? लेकिन बेटा यहाँ 3 लोग कैसे सोएंगे? ये बेड कितना छोटा है ना? एक काम कीजिए, आप कहीं और सो जाइए, मैं और मासी यहाँ पे सो जाएंगे। मैं कहीं और सो जाऊँ? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम वहाँ पे जाके सो जाओ, आ जाओ। नहीं, वहाँ कॉर्नर पे मैं वहाँ से गिर जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही सोऊंगा। मासी मुझे एक स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एक था राजा, बहुत बहादुर राजा था। उसके देश में किसी और राजा ने हमला किया और वो बहादुर राजा जीत गया। चलो सो जाओ, अभी खत्म होगी स्टोरी। अरे फिर क्या हुआ? बेटा स्टोरी खत्म। फिर क्या हुआ? सो जाओ बेटा। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा, कहानी खत्म होगी, सो जाओ। आपको स्टोरी सुनाने नहीं आता, आप सुनाओ। अच्छा हम सुनाते, लेट जाओ, आओ लेटो। एक गांव में 2 दोस्त थे। क्या हुआ, कोई रिश्तेदार नहीं आया चीनू का? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो अब क्या होगा मधु? अमित, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या? मधु, मधु तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमित, मैंने जो भी कहा है बहुत सोच समझ कर ही कहा है, और इसमें गलत ही क्या है? गलत ही है मधु, गलत ही है। भावना तुम्हारी अच्छी है, मान लिया, लेकिन किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, उसके 1000 तरीके हैं। पर जो तुम कह रही हो वो... अमित, मैंने फैसला कर लिया है। मधु, सुन लिया नामा आपने? मधु का क्या फैसला है? क्या ये ठीक है? एक मिनट ठहरो, तू क्या कहना चाह रही है? माँ, आपने सुना ना, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं चीनू को गोद लेना चाहती हूँ। समझ में आ गई आपको इसकी जिद? लेकिन मधु... माँ प्लीज, मैं जो भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। और चीनू का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। देख मधु, दुनिया में करोड़ों करोड़ों अनाथ बच्चे हैं, उन पर दया तो की जा सकती है बेटा, लेकिन हर एक को अपने घर में तो नहीं ला सकते ना। माँ, बच्चों को दया की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और अगर दुनिया में करोड़ों अनाथ हैं तो करोड़ों लोग भी तो हैं।
अगर हर किसी के दिल में ये भावना पैदा हो जाए तो हर अनाथ बच्चे को घर मिल जाएगा, माँ बाप मिल जाएंगे, प्यार मिल जाएगा। मधु सुन, ये आदर्शवादी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो पता चलता है। मनोज भैया, जब अपने बच्चे पैदा होते हैं तब भी तो माँ बाप उन्हें पालते ही है ना। अरे बेटा, लेकिन अपना अपना होता है। तेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तुझे क्या जरूरत है किसी भी बच्चे को गोद लेने की? हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ इसे, कब से समझा रहा हूँ यही बात। मैं चीनू से मिलने से मना थोड़ी ना कर रहा हूँ इसे, और जितनी हमसे मदद हो सकेगी हम करेंगे। मधु बेटा, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ऐसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पापा, एक बार देखिए उस मासूम को, आपको पता है कितना लायक बच्चा है वो। अमित, एक बार उस मासूम की तरफ देखो और अपने दिल की आवाज सुनो। देख बेटा, तू इस वक्त भावनाओं में बह रही है, जरा शांति के साथ ठंडे दिमाग से फैसला कर, समझी तू? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे इस फैसले में मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने जो भी फैसला लिया है वो ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लिया है। देख लिया ना आपने माँ? शांत रहो बेटा। रानी, तुम्हें क्या लगता है मधु दीदी भावना में कुछ ज़्यादा ही बहकी थी ना? नहीं राज, हमें नहीं लगता कि मधु दीदी कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे लेंगी, और वैसे भी वो हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से सोचती है। वैसे भी राज, एक औरत के लिए ममता की भावना सबसे ऊपर होती है, और वो भावना हमने मधु दीदी की आंखों में चीनू के लिए देखी है। तुम्हें क्या लगता है दीदी का फैसला ठीक है? ठीक ही नहीं, हमें तो लगता है दीदी का फैसला बहुत अच्छा है। अरे जिसे तुम बहुत चाहते हो, दिल से अपना मानते हो, उसे तुम पराया कैसे कह सकते हो? और अब जब रानी कह रही है कि मधु दीदी ठीक है तो ठीक है, बिकॉज माय रानी इज ऑलवेज राइट। आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट नहीं हो रहे हो? बाय। राज, ये आपके लिए। अभी मत खोलिएगा प्लीज, ऑफिस में खोलना। I love you, Rani. गुड मॉर्निंग सर। सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। मैं आता हूँ। Welcome Raj, and all the best for the first day of your first new job. You know what? तुम्हें आज प्रेजेंटेशन देनी है। सर, प्रेजेंटेशन? लेकिन मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। लेकिन राज, तुम्हारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। You told me that. सर, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन Then what? Go ahead. JP रोड्स की सारी डिटेल एक्सप्लेन करो। Got my point? Go ahead.
Brilliant. Brilliant presentation. Hello, Raj. Welcome. मेरी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है, मिस्टर राज गोयल। क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे बॉस का पार्टनर हूं मैं, या यूं कहो कि मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं। और जेंटलमैन, यह है राज गोयल। मिस्टर गोयल राजमहल में रहते हैं। राजमहल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो एक छोटी सी चौल जो है। एनीवेज, चौल में रहते हो तो क्या हुआ, है ये बहुत सिद्धांतवादी, बहुत ही उसूल पसंद, बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट वाले। पता नहीं कितनी क्वालिटीज हैं इनकी। अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने का दम भरते हैं, लेकिन जैसे ही 30,000 की नौकरी सामने दिखी भागे चले आए, और फिर भाड़ में जाए सेल्फ रेस्पेक्ट, सिद्धांत, उसूल। क्यों राज? और मिसेस सानी, इनका प्रेजेंटेशन देखकर मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी या ये सैलरी डिजर्व करते हैं। एक इंसान जिसे एक दूसरी नौकरी से निकाल दिया गया हो, आपने उसे यहां पर रख लिया सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार है। जेंटलमैन, ऐसे अनडिजर्विंग लोगों की वजह से ही कंपनी की नींव खोखली हो जाती है, कंपनियां बर्बाद हो जाती है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो घर में जाके सेलिब्रेट किया होगा कि मिल गई मुझे 30,000 की नौकरी अपने काबिलियत पर। काबिलियत, माय फुट। देखिए आप लोग और इनके प्रेजेंटेशन को, आपको कोई खास बात नजर आती है इनमें? एंड मिसेस सानी, व्हाट इज दिस? मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूं, मुझसे पूछे बगैर आपने किसी भी ऐरे गैर इंसान को नौकरी पर रख लिया, और वो भी इतनी हाई सैलरी पर। For God's sake, the man doesn't deserve it. और कुछ नहीं तो कम से कम उसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता कर लिया होता। क्यों राज, जहां तुम पहले नौकरी कर रहे थे कितनी सैलरी थी तुम्हारी वहां पर? 10,000, 12,000, आई एम श्योर नॉट मोर देन 15,000। और एक बात बताओ, तुम्हें उस नौकरी से निकाला क्यों गया था? मैं बताऊं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। महीने के 30 दिन में अगर 20-20 दिन इंसान काम पर ना आए तो ऐसा ही होगा। सॉरी राज, मुझे नहीं लगता कि हमें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। We need somebody more deserving, you know. मिसेस सानी, अगर कोई 10-12 हजार की नौकरी हो तो बुला लीजिएगा मिस्टर राज को। अब आप जा सकते हैं। जाते जाते एक सलाह ले दी जाइए। समुंदर के किनारे बैठकर रेत के बड़े बड़े महल बनाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। हवा के तेज झोंके रेत को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पुनीत अग्रवाल, और शुक्रिया कि आपने मेरा इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन दरअसल आज आपने मेरी नहीं, अपना परिचय दिया है, अपनी पहचान बताई। जो आदमी अपने आप को इतना अमीर समझता हो, आज पता चला कि अंदर से वो कितना गरीब है। माना कि मैं रेतों के महल बनाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके महलों की नींव ही रेत पर बनी हुई है, जो किसी भी समय खिसक सकती है। मैं आपको एक ईगोइस्टिक और एक अहंकारी आदमी समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप अंदर से कितने खोखले और कितने गिरे हुए हैं। थैंक यू।